नमस्कार बच्चों। आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट संख्या 42 जिसकी दिनांक है 10 अक्टूबर 2020 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की वर्कशीट का विषय है भारत में संचार और व्यापार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार के अंतर्गत हम निजी संचार और जन संचार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निजी संचार के अंतर्गत भारतीय डाक नेटवर्क और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है क्योंकि भारत एक विशाल देश है, तो यहाँ का जो डाक नेटवर्क है वो भी दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, यानी जो हमारे कार्ड हैं और जो लिफाफा बंद जो चिट्ठी है वो हमारे प्रथम श्रेणी के मेल के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें हैं, रजिस्टर्ड पैकेट हैं, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र इसके अंदर आते हैं। जो जैसे हम किताबें मंगवा रहे हैं पोस्ट से, या जो हमारे पाक्षिक, साप्ताहिक और जो मासिक समाचार पत्र हैं, अगर वो पोस्ट के द्वारा आ रहे हैं तो वो द्वितीय श्रेणी के मेल के अंतर्गत माने जाते हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल बनाए गए, जिसके अंतर्गत राजधानी चैनल हैं, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिक चैनल स्थापित किए गए। जो हमारे बड़े शहर हैं और जो नगर हैं उसमें जो डाक संचार है उसमें तीव्रता या शीघ्रता लाने के लिए इन 6 मार्गों का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क का जिम्मा BSNL और MTNL को है। MTNL जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई और दिल्ली है उसकी जो दूरसंचार सेवाएं उसको संभालता है। बाकी जो पूरे देश का जो दूरसंचार नेटवर्क है वो BSNL के जिम्मे है। तो आज हम भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के अंतर्गत STD के बारे में पढ़ेंगे। STD द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है। जो हमारी जो STD दूरभाष सेवा है उसकी शुरुआत सन 1960 में हुई और जो सबसे पहली जो STD कॉल की गई लखनऊ से कानपुर की गई। उससे पहले जो हम कॉल करते थे वो एक ऑपरेटर के थ्रू ही हम कॉल कर सकते थे। तो जो हमारे जो 70% जो गांव हैं वो STD दूरभाष सेवा के अंतर्गत आ चुके हैं और पूरे देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे की जो STD सुविधा प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, ताकि पूरे देश के गांवों में 24 घंटे STD की सुविधा प्रदान की जाए। और उसके साथ साथ पूरे भारत में जो STD की जो सुविधा की दर है वो समान सुनिश्चित कर दी गई है। तो उससे पहले जो STD की जो रेट थे, यानी जो दूरभाष की जो कॉल थी वो डिस्टेंस के मुताबिक होती थी, यानी दूरी के मुताबिक, यानी जम्मू कश्मीर कॉल कर रहे हैं या हम पंजाब कॉल कर रहे हैं तो उन दोनों का जो रेट है या दर है वो अलग अलग होती थी। परंतु अब पूरे देश में एक समान दर लागू कर दी गई है। अब हम बात करेंगे जनसंचार की। जो जनसंचार है वो मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। तो जनसंचार के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न है, वीडियो है, फिल्में हैं, रेडियो आदि शामिल हैं। AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, यानी पूरे नेशनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, और जो हमारी जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कौन आयोजित करता है? ऑल इंडिया रेडियो।
जो जितनी भी हमारे देश की जो भाषाएं हैं उसके अंदर जितने भी जो हमारे रेडियो से संबंधित कार्यक्रम है वो कौन करता है, उसका प्रसारण कौन करता है? ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद आता है दूरदर्शन। भारत का जो राष्ट्रीय टेलीविज़न है वो दूरदर्शन कहलाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय नेटवर्क में एक है। तो 1992 के बाद जब उदारीकरण आया तो भारत के अंदर जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी स्थापना हुई, जैसे GTV, स्टार, सोनी। तो 92 से पहले भारत के अंदर केवल दूरदर्शन ही देखा जाता था। आज भारत में कई सारे चैनल्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो यानी भारत सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले देशों में शामिल है। भारत की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड के नाम से जानी जाती है, और जो साउथ की टॉलीवुड के, और जो अमेरिका की है वो हॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। और जो भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो लघु फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो फिल्मों का निर्माण करता है। अब जो फिल्में, जो भारत के अंदर जो भी फिल्में रिलीज होती, चाहे वो विदेशी हों या भारतीय भाषाओं की हो, तो उनको जो सर्टिफिकेट है वो कौन प्रदान करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की। इसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। ये जितनी भी फिल्में भारत के अंदर रिलीज होती हैं उनको प्रमाण पत्र देता है। अब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषा और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। भारत के अंदर 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, और प्रकाशित होने वाले पत्रों में सबसे बड़ी संख्या हिंदी की है। इस वर्कशीट में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, और उसके बाद अंग्रेजी आती है और उर्दू तीसरे नंबर पे। जो उर्दू में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र है उनकी संख्या तीसरे नंबर पे आती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जिस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हैं वो हिंदी भाषा है, ना कि अंग्रेजी। चलिए हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाज़ारों में होते हैं। यानी कि व्यापार के लिए जो आवश्यक शर्त है वो किसका होना जरूरी है? बाज़ारों का। अब हम व्यापार के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो व्यापार के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा है राज्य स्तरीय व्यापार, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। पहला स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है। दूसरा जो राज्य स्तरीय व्यापार है 2 या अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, इसीलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। अब हम व्यापार के घटकों के बारे में जान लेते हैं। तो व्यापार के 2 घटक होते हैं, निर्यात और आयात। तो जो भारत जो वस्तुएं निर्यात करता है उनमें है जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, और कृषि और उससे संबंधित उत्पाद। जो वस्तुएं भारत आयात करता है वे हैं कच्चा पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी और कृषि और उससे संबंधित उत्पाद। अब हम बात करेंगे व्यापार संतुलन की, कि व्यापार संतुलन होता है क्या है। जब किसी देश का जो निर्यात और जो आयात है उसके बीच का जो अंतर है वो व्यापार का संतुलन कहलाता है। अब जो व्यापार का संतुलन है वो 2 प्रकार का है। पहला है अनुकूलन संतुलन, यानी कि जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज़्यादा हो जाए, यानी कि किसी देश का जो निर्यात है वो ज़्यादा हो और आयात वो कम करता हो, तो वो उसके लिए क्या है? अनुकूल संतुलन है। और अनुकूल संतुलन उसके जो उस देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे प्रतिकूल संतुलन की। प्रतिकूल संतुलन का अर्थ है कि जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जब कोई देश आयात ज़्यादा करे, यानी वस्तुओं का आयात ज़्यादा करे और निर्यात वो
कम करे तो वो ऐसी स्थिति उसके लिए क्या होती है, प्रतिकूल। और ये जो प्रतिकूल संतुलन है व्यापार का, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संदेश लाता है। अब हम बात करें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यानी अब हम बात करते हैं भारत में पर्यटन की। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। यानी पिछले 30 वर्षों के अंदर जो पर्यटन है उसका विकास काफ़ी हुआ है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। यानी पर्यटन उद्योग है वो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। पर्यटन है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जब जाते हैं तो आपसी मेलजोल बढ़ता है, जिसके कारण जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो उसको बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार वहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं या जो शिल्प कलाएँ हैं उसका भी समर्थन मिलता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म के लिए भारत आते हैं। यानी कि अलग अलग उनका उद्देश्य होता है। जो विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, कोई हेरिटेज यानी जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासतें हैं, जो हमारे किले हैं या जो हमारे पुराने जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें देखने आते हैं। कुछ इको जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए आते हैं, वहाँ की जो सुंदरता है या जो वहाँ का जो नेचर है उसका आनंद लेने आते हैं। कुछ लोग एडवेंचर कर रहे थे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं। उसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म, कुछ लोग अपना इलाज कराने आते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो अन्य देशों के मुकाबले जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो काफ़ी सस्ती हैं। अगर हम अमेरिका से बात करें या अरब कंट्री से बात करें तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं काफ़ी खर्चीली हैं, इसीलिए लोग अपना इलाज कराने के लिए इंडिया आते हैं। इसी तरह से बिजनेस टूरिज़्म यानी व्यापार करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि भारत एक तरह से बहुत बड़ी मंडी है उनके लिए, तो वो यहाँ आते हैं और अपना व्यापार को बढ़ावा देते हैं। भारत हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। यानी अभी तो भारत के अंदर पर्यटन की शुरुआत ही हुई है और आगे क्या है बहुत असीम संभावना है इस उद्योग के अंदर। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो पर्यटन है वो आने वाले समय में एक बहुत ही आशाजनक उद्योग के रूप में माना जाता है और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट का जो हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों। तो जो व्यापार के जो मुख्य 3 प्रकार हैं, स्थानीय व्यापार, इसे शहरों, कस्बों और गांवों के बीच किया जाता है। दूसरा है राज्य स्तरीय व्यापार, इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। तीसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, देश एक्स के निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। यानी कि जब कोई आयात अधिक करे और निर्यात कम करे तो वो स्थिति व्यापार की कैसी होगी, प्रतिकूल संतुलन। इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इस पर उसकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आयात अधिक होने की स्थिति में देश की मुद्रा का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होता है। यानी कि जो वहाँ की जो इस देश की जो करेंसी है, जब वो आयात अधिक करेगा तो जो वहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है वो कम होता चला जाता है। यानी कि जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती जाती है और उस देश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसका मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कम होता है, किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? तो इस प्रश्न में 3 हमारे प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला अंतर है प्रथम श्रेणी और द्वितीय मेल में, दूसरा आपको उदाहरण देने हैं दोनों प्रकार के जो श्रेणी के मेल हैं, और जो इनकी डिलीवरी है वो कौन संभालता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र द्वितीय श्रेणी के मेल में आते हैं। अब इनकी डिलीवरी कौन करता है? इनकी डिलीवरी भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट नेटवर्क संभालता है। अब इसके जो उदाहरण आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया, मैंने अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे कार्ड भेजा जो प्रथम श्रेणी के मेल में आता है। तो यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया? प्रथम श्रेणी के मेल का। दूसरे के अंदर हमने भारतीय डाक द्वारा किताबें मंगवाई जो द्वितीय श्रेणी के मेल में आती हैं। ठीक है, तो हमने दोनों जो प्रकार के जो श्रेणी के मेल हैं उनका इसमें उदाहरण दे दिया है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, तेज़ी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, तेज़ी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा, जैसे पर्यटन उद्योग के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म के लिए भारत आते हैं। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं इसमें, तेज़ी से बढ़ते पर्यटन उद्योग के कारण भारतीय शिल्प और सांस्कृतिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, जिसके कारण गांव और कस्बों में रहने वाले छोटे कारीगरों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब हमारा जो आज का जो इस वर्कशीट का जो 5वां और अंतिम प्रश्न है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गाँव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँवों का कवर किया गया, जिससे गाँव की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश के गाँव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा का विस्तार होगा तथा विकास की मूल धारा से देश के गाँवों को भी जोड़ा जा सकेगा। इससे कृषि के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।